हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यन पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। कि जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने आप सभी के लिए सैंपल पेपर लॉन्च कर दिए हैं। एमसीक्यू बेस्ड सैंपल पेपर्स हम लोग के पास आ गए हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना सबसे पहले आप लोगों को सोल्यूशन दिया जाए। आइए स्टार्ट करते हैं इस एमसीक्यू पेपर का फुल ऑन एनालिसिस और इसमें किन किन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना है और सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको मैं बताने वाला हूं। सारे क्वेश्चंस आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि इस पेपर में आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं दैट इज 35। तो 35 टर्म 1 में, 35 टर्म 2 में और 30 मार्क्स का आपका एक्सपेरिमेंट वाला पोर्शन हो जाता है, प्रैक्टिकल वाला। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है इस पेपर के दौरान। क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। इस पूरे पेपर के 3 सेक्शंस हैं बच्चों। सेक्शन 1 जो है इसमें 25 क्वेश्चंस आपको गिवन है, जिसमें से कोई भी 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 25 गिवन है और 5 क्वेश्चंस आपके पास ऑप्शनल है, ना आए तो वो 5 मत करिए, लेकिन 20 क्वेश्चंस आपको टोटल इसमें करने हैं। सेक्शन बी जो है इसमें 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कोई 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मतलब 4 क्वेश्चंस का ऑप्शन आपके पास यहां भी आ गया है। सेक्शन सी जो है इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। मतलब प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन का ऑप्शनल आपको यहां भी मिल गया। मतलब 5 क्वेश्चंस पहले सेक्शन में, 4 क्वेश्चंस दूसरे सेक्शन में और एक क्वेश्चन आपके तीसरे सेक्शन में आपके पास ऑप्शनल है। तो प्यारे बच्चों, टोटल 10 क्वेश्चंस आपके पास ऑप्शनल हो गए। ये 10 क्वेश्चंस के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। मतलब इस पूरे एग्जामिनेशन में आप 10 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, लेकिन इसी पैटर्न के हिसाब से। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैक्सिमम मार्क्स 35 है, यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं 20, 20 और 5, इसका मतलब 45 क्वेश्चंस के आपको 35 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए गाइस? एक क्वेश्चन के आपको मिलने वाले हैं 35 डिवाइडेड बाई 45 मार्क्स। तो ये इसको आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट 0.77 के आसपास आएगा। तो उसको सीबीएसई अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा। फिलहाल आपको ये जानना है कि हर एक क्वेश्चन के आपको इक्वल मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड देयर इज अ वेरी बिग एंड वेरी अमेजिंग अनाउंसमेंट कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग प्यारे बच्चों नहीं है। कतई आपको टेंशन नहीं लेना है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब आइए आगे देखते हैं, सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। कि जैसा मैंने आपको बताया 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जिसमें से केवल 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने गलती से 20 से ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इसमें 25 में से 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आपने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे में स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चंस हैं केवल उनको चेक किया जाएगा। लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको चेक नहीं किया जाएगा, उनके मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, 25 क्वेश्चन है, 25 में से 20 आपको करने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अदरवाइज केवल स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस ही आपके कंसीडर होंगे, इसके अलावा आप जितने भी करेंगे वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? इनमें से इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो ये बिल्कुल सही बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज 0। ये भी प्रॉपर्टी सही है, बिल्कुल करेक्ट है। दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, ये भी सही है। अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फीयर्स होते हैं। तीसरा पॉइंट था फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स। इनका मतलब यह है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस तरह की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके लिए जो आपके सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो कंसेंट्रिक है। तो ये पॉइंट गलत है प्यारे बच्चों, क्योंकि इस तरीके की फील्ड के लिए आप सबको पता है ऐसे प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इसका मतलब इन 4 में से करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हुआ? सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस 8q एंड -q आर लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि पहला चार्ज 8q जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर रखा है। मतलब यहाँ पर पहला चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज की वैल्यू है 8q।
दूसरा चार्ज रखा है x इज इक्वल टू एल पर, तो यहाँ कहीं पर दूसरा चार्ज रखा है, यहाँ पर x की वैल्यू l है और ये चार्ज है माइनस का 2q, तो ये पॉइंट हो गया l,0 और ये वाला पॉइंट है ओरिजिन यानी कि 0,0। हमसे कहा जा रहा है द पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दीज चार्जेस इज, इन चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर 0 होने वाला है। तो आइए इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ इसको हटाकर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, तो लेट अस सपोज यहाँ कहीं पर कोई एक पॉइंट P है, यहाँ कहीं पर कोई एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस तो L है, उस पॉइंट P की डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से बना दूं लेट अस सपोज x, तो ये यहाँ कहीं पर कोई पॉइंट होगा जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्योंकि अगर मैं बीच में मानूंगा तो देखिए पॉजिटिव वाला चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, निगेटिव वाला चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड में है तो 0 कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं बाहर ही होगा प्यारे बच्चों। तो अब आइए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो अपने से दूर क्रिएट करेगा, और निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, दैट इज E2। यहाँ पर बोला जा रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है इसका मतलब E1 E2 के बराबर है। E1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू है 8q, और डिस्टेंस जो है दोनों पॉइंट्स के बीच का वो है L प्लस एक्स, so this is L plus x का होल स्क्वायर and that will be equal to the electric field due to other charge, इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इसका है x स्क्वायर, so this will be x, तो x स्क्वायर हो गया। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q से q कैंसिल हो गया, इस 2 से अगर हम 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया, 4 आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं अंडर रूट ले लूं दोनों तरफ तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दिस विल बिकम 2/L प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x, यहाँ से वैल्यू आ गई 2x इज इक्वल टू L प्लस एक्स, इसका मतलब x की वैल्यू L के बराबर आने वाली है यहाँ पर। तो हमसे यही पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 है। अगर आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आंसर देंगे, जो कि हम लोग हमेशा ही देते हैं, ओरिजिन के ही रिस्पेक्ट में हम लोग आंसर देते हैं, तो यहाँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है हमारा P, ये पॉइंट P कितना डिस्टेंस पर है, दैट इज एट L प्लस एक्स, तो x की वैल्यू भी L के बराबर, इसका मतलब L प्लस L यानी कि गाइस 2L। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर है 2L, इसका मतलब करेक्ट आंसर है हमारा C पार्ट, C इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P is placed parallel to the uniform electric field, जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री, किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ता है दैट इज PE cos θ1 माइनस cos θ2, इसका मतलब इनिशियली वो θ1 एंगल पर था और फाइनली वो θ2 एंगल पर था। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं PE इनिशियल एंगल गाइज 0 डिग्री था और 90 डिग्री आपने उसको रोटेट कराया, इसका मतलब दिस इज cos 90 डिग्री, तो फाइनल एंगल हो गया cos 90। तो ये क्या बन जाएगा आपका, दिस इज PE cos 0 1 होता है माइनस cos 90 आपका 0 होता है, तो ये वर्क ओवरऑल PE के बराबर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा B पार्ट, तो B इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 capacitors 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad are joined in series with each other, the equivalent capacitance is, यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों को आपने सीरीज में जोड़ रखा है। अगर आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हो गाइस तो इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, आप सभी को पता होगा। 1/C की वैल्यू आ गई 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, दिस इज 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आपका 5 प्लस 1 यानी कि 6, 6/6 यानी कि 1, इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आने वाला है वो 1 माइक्रोफैरेड आने वाला है। आइए देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी पार्ट, सो बी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिसको किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है जिसका कांस्टेंट 5 है, आर एट अ डिस्टेंस r
बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस r है, एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस r विल बी। इसका मतलब जब वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखा था तब फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है, इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और इस k की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 5 गिवन है, q1 q2 by r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, अगर दो चार्जेस को किसी भी हम मीडियम में रखते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। हमसे कहा जा रहा है कि अगर उन्हीं को हम वैक्यूम में रखें तो क्या होगा, तो गाइज अगर इसको आप वैक्यूम में लेकर के आओगे तो ये जो फोर्स होगा ये फोर्स आपका k टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम में फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो आप सब देख सकते हो ये जो वैल्यू आई है, जो वैक्यूम में रखे हुए चार्जेस पर जो फोर्स लगता है, ये फोर्स अगर आप ध्यान से देखो तो k टाइम्स f के बराबर है, k टाइम्स f के बराबर है। k की वैल्यू कितनी है 5, इसका मतलब ये 5f के बराबर है, इसलिए करेक्ट आंसर गाइस हमारा कितना है, a पार्ट, a इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आइए देखते हैं। ऑल चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जब भी हम बात करते हैं तो phi e इज इक्वल टू q in by epsilon नॉट, मतलब हमको गॉसियन सरफेस के सिर्फ अंदर के चार्ज से मतलब है, बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस, ये भी गलत है। गॉसियन सरफेस की कोई ज्योमेट्री की हमको इंपॉर्टेंस नहीं होती है, हम लोग तो एक सिमेट्रिकल शेप इसलिए लेते हैं ताकि हमको उसका एरिया पता हो, है ना, अदरवाइज आप कोई भी एरिया कोई भी शेप लेकर के आप काम चला सकते हैं। गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पॉइंट सही है कि हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लगा सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, यही स्टेटमेंट है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द गॉस लॉ। इसमें यही पूछा गया है कि गॉस लॉ के लिए कौन सा ट्रू है, तो यही वाला स्टेटमेंट है जो गॉस लॉ के लिए ट्रू है। इसमें कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। इसीलिए अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जब भी हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो हम लोग लिखते हैं E डॉट da इज इक्वल टू q in by epsilon नॉट, और लगभग सारे ही डेरिवेशंस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालते हैं। इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा है 4th पार्ट यानी कि डी ऑप्शन। 7th क्वेश्चन हमारा है, अ कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज्ड बाय बैटरी विद V वोल्ट्स, उसको चार्ज किया गया V वोल्ट से। आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड अ डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is inserted between the plates, पहले चार्ज किया V वोल्ट तक, फिर हमने उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। The potential across the plates of the capacitor will become, यहाँ पर हमें पोटेंशियल की बात करनी। देखिए अगर आपने बैटरी को हटा दिया है, इसका मतलब जो चार्ज है वो चार्ज जो है यहाँ पर वो कांस्टेंट हो गया, चार्ज बिकेम कांस्टेंट। चार्ज Q जो होता है वो CV के बराबर होता है, तो CV जो है यहाँ पर वो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम लोग चेक करते हैं कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट किया है तो कैपेसिटेंस तो K टाइम्स हो जाएगा, कैपेसिटेंस जो है वो तो K टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज की हमें बात करनी है कि वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वोल्टेज लेट अस सपोज V डैश हो गया, तो अल्टीमेटली आप ध्यान से देखो ये जो V डैश है, ये जो V डैश है दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब जो वोल्टेज होगा नया वोल्टेज वो पुराने वोल्टेज में K को डिवाइड करने के बाद मिलेगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, करेक्ट आंसर इज V बाई K। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ अ सेल इज। किसी भी सेल का EMF अगर हमें देखना है तो सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट होता है प्यारे बच्चों पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जो सेकेंडरी सर्किट होता है आप सबको पता है, उसमें हम लोग जो अननोन सेल लेते हैं उस अननोन सेल से कोई भी करंट हम फ्लो नहीं कराते हैं, क्योंकि नल पॉइंट हमको ढूंढना पड़ता है। नल पॉइंट का मतलब जब नीचे वाला जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें कोई करंट फ्लो ना हो,
ठीक। तो उसमें वहां पर क्या होता है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इसलिए पोटेंशियोमीटर सबसे ज्यादा अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक सर्किट an electric current is passed through a circuit containing two wires of the same material connected in parallel. If length and radius of the wires are in the ratio, इसका मतलब लेंथ का रेशियो हमें गिवन है, that is 3:2, रेडियस का रेशियो हमको गिवन है R1/R2, that is 2:3, then ratio of the current passing through the wire will be, ठीक है। हमको पूछा जा रहा है कि करंट का रेशियो क्या होगा। अब देखिए, करंट का अगर हमें रेशियो चाहिए तो सबसे पहले हम लोग लेंथ और रेडियस से हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस R = ρL/A। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर हम पहले वाले वायर के लिए बात कर रहे हैं तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया की मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ये एरिया की वैल्यू हो जाएगी πr1², ठीक। दूसरे वायर के लिए अगर मैं लिखूंगा तो यही बन जाएगा ρL2/πr2²। इट मींस व्हाट, इट मींस R1/R2 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू होने वाली है L1/L2 इंटू R2²/R1²। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, L1/L2 की वैल्यू हमारे पास है 3/2, R2/R1 करेंगे तो ये भी 3/2 हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाने वाली है 27/8। 27/8 रेजिस्टेंस का रेशियो है। हमसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सर्किट कंटेनिंग टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है प्यारे बच्चों, तो वहां पर वोल्टेज की वैल्यू कैसी होने वाली है, कांस्टेंट। अगर वोल्टेज वहां पर कांस्टेंट होने वाला है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो है 27/8 तो करंट का रेशियो क्या होगा, बिल्कुल सब लोग सोचिए, करंट का रेशियो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मींस 8:27। इसका मतलब प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर यहां पर क्या है, सी पार्ट। तो 9th का सी आपका करेक्ट है। आइए 10th क्वेश्चन में चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो देखिए, किसी भी कंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है। हमसे यही बात कहा जा रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होगा। तो भाई किसी भी कंडक्टर के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो ये रेजिस्टिविटी है ये बढ़ेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में यही रेजिस्टिविटी घट जाएगी। अब आइए देखते हैं क्या है, इंक्रीजेस फॉर बोथ, डिक्रीजेस फॉर बोथ। इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर सही है, डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, यही ऑप्शन सही है, फोर्थ पढ़ने की भी हमें जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर गाइस कौन सा है हमारा, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वी यूज अलॉयज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बिकॉज दे हैव। अलॉयज में ऐसा क्या खास होता है जो आप उसको स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स के केस में यूज करते हो। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब अल्फा की वैल्यू लो एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल सही बात है। यहां पर क्या होता है कि जब अल्फा की वैल्यू लो होती है, मतलब लेस वैल्यू अल्फा की होती है, तो ऐसे में टेम्परेचर अगर आप चेंज भी करोगे, टेम्परेचर में कोई वेरिएशन भी हो रहा है, तो भी उसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है, अगर ये अल्फा छोटा होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर भले आप चेंज करोगे लेकिन रेजिस्टिविटी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब अगर ये रो जो है, ये जो रो है अगर ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो इसके ज्यादा होने से हमें उस रेजिस्टेंस की लेंथ ज्यादा नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = ρL/A। अब ये वैल्यू अगर ऑलरेडी ज्यादा है तो लेंथ ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे लिए इफिशिएंट हो जाता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे करेक्ट दिखाई पड़ रहा है। अब आइए आगे भी पढ़ लेते हैं। हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो भाई हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं होता है। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट करेक्ट है। लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस,
ये गलत है। अगर ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा तो हमें लेंथ ज्यादा लेनी पड़ेगी रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं करेक्ट ऑप्शन हमारा ए पार्ट ही है, और यहाँ पर तो दोनों हाई दिए हैं तो ये भी नहीं हो सकता। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कहा जा रहा है अ कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर, heat H is developed in it if another wire of the same material double the radius and twice the length as compared to the original wire is used, then heat developed in it will be। अब देखिए, अगर ये वोल्टेज कांस्टेंट है, तो हम लोग को प्यारे बच्चों ऐसा कोई फॉर्मूला हीट का यूज करना चाहिए जिसमें वोल्टेज की बात हो रही हो। तो वोल्टेज की बात तो इस वाले फॉर्मूले में होती है। इसका मतलब अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो हमसे ये कहा जा रहा है इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब उसका जो मटेरियल है वो तो सेम है। तो आइए रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं पहले हम लोग। पहले वाले वायर के लिए अगर मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूं रो L बाई ए, दूसरे वाले वायर के लिए अगर मैं लिखूंगा तो मटेरियल सेम है तो उसका भी रेजिस्टिविटी सेम होगा। डबल द रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ, मतलब अब इसका जो लेंथ है वो ट्वाइस है और रेडियस डबल है। रेडियस डबल होने का मतलब आप लोग समझ गए, एरिया की जगह हमको क्या रखना है, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर पहले था, लेकिन अभी क्या है, रेडियस डबल है। जब आप रेडियस को डबल करोगे तो 2r का होल स्क्वायर होगा बेटा, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब आप ध्यान से देखो, ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास आया है, ये रेजिस्टेंस पहले वाले रेजिस्टेंस का, ध्यान से देखिए, रो L अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब पहले वाले रेजिस्टेंस का ये आधा है। मतलब अब जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले का आधा है। यहां पर हमसे यही बात पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग दूसरे वाले वायर में रेडियस डबल कर दें, लेंथ को भी डबल कर दें एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वायर, देन हीट डेवलप्ड इन इट विल बी। अब हीट कैसी होगी, तो सोचो, ये जो वोल्टेज है ये तो कांस्टेंट है, तो सीधे सीधे क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये जो हीट है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर आपने रेजिस्टेंस को किया आधा तो प्यारे बच्चों हीट कितना हो जाएगा, डबल। इसका मतलब यहाँ पर 12th क्वेश्चन जो हमारा है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा है, 2h, 2 गुना हो जाने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा जा रहा है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड टू 2V, पोटेंशियल को हमने 2 गुना कर दिया, विद इट्स टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। तो आइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इसका फॉर्मूला होता है E बाई m इंटू टाउ। ये टाउ क्या होता है, मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्योंकि आपसे बात पोटेंशियल की जा रही है तो आइए पोटेंशियल के बारे में भी देखते हैं। E बाई एम को अलग कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, V बाई एल, पोटेंशियल अपॉन लेंथ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा। अब जरा आप सोचो, हमसे ये कहा गया है कि हमने इसके पोटेंशियल को डबल कर दिया। अगर पोटेंशियल को आप डबल कर दोगे, टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखोगे, तो भाई देखो E और M और L इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक। ये कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है और उस कंडक्टर का लेंथ भी कांस्टेंट है। साथ ही साथ ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था, जो कि आपने कांस्टेंट कर दिया तो वो भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है यहाँ पर वो सीधे सीधे पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है। तो प्यारे बच्चों अगर आपने पोटेंशियल को डबल किया है तो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है ये भी डबल हो जाएगी। अब आइए चेक करते हैं, रिमेन सेम बिकम हाफ डबल ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो यही करेक्ट है। इसका मतलब सी ऑप्शन ही हमारा प्यारे बच्चों करेक्ट है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। तो ये हमारा डायग्राम है, इसमें ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है। हमसे कहा जा रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो ये दोनों पॉइंट्स हमको पता है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी भी अगर इस तरीके का सर्किल पर बेस्ड बेटा क्वेश्चन आए तो ध्यान से समझिएगा, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस हमेशा ही पैरेलल में होता है। रीजन क्या है कि ए पॉइंट से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है तो इसका भी पोटेंशियल ए के बराबर है। ए से डायरेक्टली एक कंडक्टिंग पाथ से ये भी जुड़ा है तो इसका भी पोटेंशियल ए के बराबर हो गया। इसका मतलब इस सेंटर
और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, दोनों पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो 6 और 3 का पैरेलल हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 1/6, तो यहां से C की वैल्यू आने वाली है गाइस 18 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओम। ये मैंने C लिख दिया है, यहां पर हम लोग R लिखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 2 ओम। अब ये जो 2 ओम आया, बहुत ध्यान से देखिएगा, C और A के बीच में अब कितना आ गया इक्विवेलेंट 2 ओम। ये 2 इस वाले 8 के साथ खुद सोचिए किस में है, ये दोनों किस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 2 और 8 का सीरीज कितना हो गया 10, दैट मींस 2 प्लस 8 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 ओम, ये इक्विवेलेंट आ गया। अब A से B के बीच में ये देखिए 10 ओम है, A से B के बीच में ये देखिए 30 ओम है, तो ये 10 और ये 30 दोनों किसमें हो गया पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूंगा R इक्विवेलेंट, तो 10 और 30 का इक्विवेलेंट आने वाला है 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 30, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 300 डिवाइडेड बाई 40, ये कैंसिल होगा और 30/4 का मतलब प्यारे बच्चों कितना हो गया 7.5 ओम। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया हमारा सी पार्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आपसे पूछ रहे हैं, वो भी न्यूटन के टर्म्स में मुझे देखना है। न्यूटन के टर्म्स में लिखने का मतलब हो गया फोर्स के फॉर्मूले से आपने निकाला, वो भी एम्पियर भी दिख रहा है, इसका मतलब करंट वाला फॉर्मूला हमको चाहिए। तो यहाँ पर तो फोर्स के दो ही फॉर्मूले होते हैं, या तो क्यू वी बी साइन थीटा या तो आई एल बी साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो डायमेंशनलेस यानी कि यूनिटलेस होता है, तो उसकी हमें बात ही नहीं करनी है। हमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का चाहिए यूनिट, तो दैट इज एफ अपॉन आई एल। तो आप देख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आइए देखते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, इसका मतलब करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पर सेकंड पार्ट। तो यूनिट्स पर बेस्ड भी देखिए बहुत आसान सा बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया गया है। कमिंग टू 16th क्वेश्चन, द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बाउंड ओवर अ मेटल फ्रेम in order to reduce hysteresis, increase sensitivity, increase moment of inertia या provide electromagnetic damping। आपसे बोला जा रहा है किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल होता है उसको एक मेटल फ्रेम के ऊपर हम लोग कॉइलिंग करते हैं, बाउंड करते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो प्यारे बच्चों ऐसा जो है वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की वजह से किया जाता है। तो यहां पर देखिए, द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बाउंड ओवर मेटेलिक फ्रेम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, सो इट बिकम्स डेड बीट गैल्वेनोमीटर आल्सो। ये जो डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ये जो वर्ड है वो इसी वजह से आया क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रो डैम्पिंग की जा रही है। डैम्पिंग का मतलब ही होता है उसको डाउन किया जा रहा है, वैल्यू को एकदम रिड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, two wires of the same length are shaped into a square of side A। दो वायर्स हैं सेम लेंथ के हैं, तो एक बार उससे हमने एक स्क्वायर बनाया, अच्छी बात है, एंड सर्किल विद अ रेडियस R, एक बार हम लोगों ने इसको सर्किल बनाया। तो इतना ही पढ़ने से एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर वायर का जो लेंथ है वो उसकी साइड में गया, तो दैट इज इक्वल टू 4A, अगर स्क्वायर की साइड A है। यहाँ पर क्या है, सर्किल है, रेडियस R है, तो आप सबको पता है कि उसका जो लेंथ है वो लेंथ उसके सर्कमफेरेंस में गया, so that is equal to 2 pi r। अब हमसे कहा जा रहा है if they carry same current the ratio of their magnetic moment, अगर दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, अगर हमने क्लॉकवाइज करंट दोनों में सेम आई करंट हमने फ्लो करा दिया है, तो बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट I इंटू ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लोग खुद ही देख सकते हैं करंट की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो रेशियो है वो उन दोनों के एरिया के रेशियो के बराबर है। यहाँ पर सोचो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया प्यारे बच्चों कितना आएगा, L/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की साइड A जो है वो L/4 के बराबर है, जबकि यहाँ पर रेडियस हमको मिल जाएगी और वो एरिया आने वाला है कितना, पाई आर स्क्वायर। तो R की वैल्यू है L/2 पाई, तो इसका भी हम लोग करेंगे यहाँ पर स्क्वायर। आइए देखते हैं सॉल्व होकर के क्या आने वाला है। तो L स्क्वायर से इस L से ये L कैंसिल हो गया है, यहाँ पर बचेगा 1/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका बनने वाला है पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर।
तो एक 4 से ये 4 भी कैंसिल, एक पाई से ये पाई भी कैंसिल, ये वाला 4 और ये वाला पाई जाएगा ऊपर, तो अल्टीमेटली वैल्यू बन जाने वाली है पाई बाई 4। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, पाई बाई 4, पाई इज टू 4, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सी पार्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो b cos डेल्टा होता है, दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, b sin डेल्टा। हमसे कहा जा रहा है द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर cos को अगर मैं उधर ले जाऊंगा और √3 को इधर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा 1/√3। sin बाई cos का मतलब होता है प्यारे बच्चों tan डेल्टा। तो tan डेल्टा की वैल्यू 1/√3 अगर है तो आप सबको पता है डेल्टा एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 6 रेडियन। तो रेडियन के टर्म्स में आंसर हो गया हमारा पाई बाई 6 यानी कि 180/6। तो करेक्ट आंसर था हमारा ए पार्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस एट अ प्लेस। मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल है प्यारे बच्चों उसी को हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। डिक्लिनेशन एंगल अल्फा, यही होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल, यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 20वां क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन क्या है हमारा, two coils are placed close to each other, the mutual inductance of the pair of the coils depend upon। हमसे कह रहे हैं दो कॉइल्स को अगर आपने पास में रखा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, the rate at which current changes in the coils, relative position and orientation of the coil, rate at which voltage induced across two coils, current in the two coils। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। क्यों, क्योंकि प्राइमरी कॉइल जो होता है, प्राइमरी वो होता है जिसमें हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं, प्राइमरी कॉइल का मैक्सिमम फ्लक्स हम कोशिश करते हैं सेकेंडरी से पास हो। वो तभी पास हो पाएगा प्यारे बच्चों जब प्राइमरी के पास सेकेंडरी रखा हो। इसीलिए आप लोगों ने याद करो ट्रांसफार्मर में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, ट्रांसफार्मर दो तरीके से होता है, सेल टाइप और कोर टाइप। आप लोग इसको बुक में एक बार जाकर के वापस से फिर से स्टडी करिएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इसी चीज का है कि हम किस तरीके से उसकी बाउंडिंग कर रहे हैं। मतलब क्या है कि प्राइमरी का मैक्सिमम फ्लक्स हम कोशिश करते हैं सेकेंडरी से पास हो जाए ताकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा हो जाए। इसका मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पर था बी पार्ट। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, यहाँ पर कहा जा रहा है अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L एंड रेजिस्टेंस R। इसका जो साइड लेंथ है वो L है और इस लूप का जो रेजिस्टेंस है गाइस वो रेजिस्टेंस R है इन इट्स प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। तो ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ राइट साइड में मूव कर रहा है। अ मैग्नेटिक इंडक्शन B constant in time and space pointing perpendicular and into the plane of the loop। इसका मतलब अंदर की तरफ, ये देखिए क्रॉस आप लोगों को इस पूरे डायग्राम में दिख रहा है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, exist everywhere as shown in the figure। the current induced in the loop is, कह रहे हैं कि इस लूप में कितना करंट होगा। तो गाइस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो आपका चैप्टर है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना प्यारे बच्चों तभी होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। देखो ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई क्योंकि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ना तो एरिया चेंज हुआ क्योंकि स्क्वायर लूप है इसका एरिया भी फिक्स है, ना ही इसका कोई एंगल चेंज हुआ है। इसका मतलब प्यारे बच्चों जब आप एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये भी लिखा है कि दिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पर यहाँ पूरे में प्रेजेंट है। अगर पूरे में प्रेजेंट है और आप उसी में इस लूप को लेकर के मूव कर रहे हो तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं होगा, कोई इंड्यूस्ड करंट भी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 0। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लेकिन गाइस ध्यान रखना सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर सोल्यूशन सारे क्वेश्चंस का बता रहा हूँ लेकिन आप लोगों को केवल 20 क्वेश्चंस ही करने थे, है ना। तो ये 21वां क्वेश्चन चल रहा है। अगर आप चाहते तो आप केवल 20 करते और इन सबको आगे छोड़ देते 4-5 क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पेपर को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। जो भी क्वेश्चंस इजी लगे उनको देख लेना। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा जो क्वेश्चन थोड़े से टफ लगे उनको टिक कर लेना कि ये 5 क्वेश्चन मुझे छोड़ने ही छोड़ने हैं। भाई देखो
टफ क्वेश्चन में मेहनत वहां पर करने से, ऑन द स्पॉट पेपर में बैठकर टफ क्वेश्चन को करने से कोई फायदा नहीं होता है, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। जो आपको लगे कि भाई ये 4-5 क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझे टफ लग रहा है, उसको मैं नहीं करूंगा, उसको हटा दीजिए, बचे 20 क्वेश्चन आप सिंपली कर लीजिए। The magnetic flux linked with a coil is given by the equation phi is equal to 5t square plus 3t plus 16. Induced EMF पूछ रहे हैं बेटा। Induced EMF का फॉर्मूला आप सबको पता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे और लेंज लॉ, दोनों को कंबाइन करते हैं तो E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी आ जाता है। तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स कितना है 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16। जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करोगे आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी बन गई 10t प्लस 3 और टाइम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, t इज इक्वल टू 4। तो t इज इक्वल टू 4 जैसे ही आप रखोगे 10 इंटू 4 यानी 40, 40 प्लस 3 43 और वो भी माइनस का, इसका मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पर गाइस क्या हुआ, माइनस 43 वोल्ट। एकदम सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है, यही आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ करंट I with frequency f of the alternating current containing a pure capacitor। प्योर कैपेसिटर का मतलब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात आपसे कर रहे हैं। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में बेटा करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इनमें से कौन सा होगा। वाई एक्सिस पर सभी में करंट को लिया है, एक्स एक्सिस पर सभी में फ्रीक्वेंसी को लिया है। तो आइए चेक करते हैं। करंट जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाई उसका जो इंपीडेंस होगा। भाई यहाँ पर इंपीडेंस जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर है, क्योंकि पूरे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर ही है। इसका मतलब ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, तो एक्सी लिखेंगे। एक्सी की वैल्यू क्या है बच्चों, कितनी होती है, एक्सी की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा सी चला जाएगा ऊपर, तो ओमेगा सी वी ये वैल्यू होने वाली है करंट की। अब आप लोग खुद ही चेक करो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। चलिए मैं और आगे लिख देता हूँ। ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ होता है, आप सबको पता होगा, 2 पाई एफ CV, ये हमारा फॉर्मूला है। ध्यान से देखो यहाँ पर V और कैपेसिटर इसकी कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये जो करंट है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आप लोग देख सकते हैं I इज इक्वल टू 2 पाई एफ CV, C और V दोनों ही कांस्टेंट है, इसका मतलब करंट फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो करेक्ट ग्राफ जो है वो हमारा C वाला है, क्योंकि यही एक ग्राफ है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। क्लियर है गाइस, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी, ऑल्टरनेटिंग करंट का उस चैप्टर का क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन, अ 20 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड अ कॉइल। इसका मतलब RL सर्किट की बात कर रहे हैं आपसे। देखिए रेजिस्टेंस है और कॉइल है, ठीक, RL सर्किट की बात कर रहे हैं। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 12 वोल्ट, वोल्टेज अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो है VR, इसकी वैल्यू अगर 12 वोल्ट है तो वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल इज, मतलब हमसे VL पूछ रहे हैं और टोटल वोल्टेज हमको गिवन है 20 वोल्ट। तो मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन को गलत कर देता है, क्योंकि उसको लगता है यहाँ पर 8 वोल्ट आएगा। भाई 20 वोल्ट टोटल था, 12 ये ले गया तो बचा कितना 8, और 8 कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा। ये देखिए सी ऑप्शन दिया भी है। ये बिल्कुल आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है प्यारे बच्चों, और ज्यादातर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये DC सर्किट नहीं है, ये AC सर्किट है बेटा। AC सर्किट में आप क्या करते हो, आप सबको याद होगा फेजर डायग्राम बनाते हो, और किसी भी RL सर्किट में V की जो वैल्यू होती है वो VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर के बराबर होती है। तो V की वैल्यू यहाँ पर है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 स्क्वायर हो जाएगा, VR का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका VL का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 400 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, दैट इज इक्वल टू VL स्क्वायर। तो VL स्क्वायर की जो वैल्यू है, VL स्क्वायर की जो वैल्यू है, इसको जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 6, और ये 9 माइनस 4 आपका हो गया 5, और ये आपका आ जाएगा 256 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, VL की वैल्यू अंडर रूट 256 जो कि 16 के बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर गाइस कितना है, 16 वोल्ट। ये 16 वोल्ट किसको मिलने वाला है, इस कॉइल को, यानी कि जो इंडक्टर है, जो कॉइल है, उसको मिलने वाला है वोल्टेज कितना, 16 वोल्ट। तो ये बड़ी अमेजिंग सी बात होती है, 16 वोल्ट ये खाएगा, 12 वोल्ट ये खाएगा, और टोटल हमें दिया था 20 वोल्ट। क्लियर है गाइस, तो यही ब्यूटी है ऑल्टरनेटिंग करंट की। इस चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे यानी कि आप लोग गलती कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF एंड करंट इन सीरीज AC सर्किट आर।
आपको ईएमएफ की वैल्यू गिवन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू गिवन है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो करंट है वो पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री आगे है। किससे आगे है? इस ईएमएफ से। देन दिस इज नेसेसरली अ आरएल सर्किट। अब जरा आप लोग सब लोग सोचो, अगर करंट और ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो करंट किस सर्किट में ईएमएफ से आगे होता है बेटा? सोचो सब लोग, करंट किस सर्किट में आगे होता है? अगर हम लोग किसी भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो करंट आगे होता है, वो भी कितना आगे होता है? 90 डिग्री आगे होता है ईएमएफ से। अब अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो वहां पर ईएमएफ आगे होता है करंट से, वो भी 90 डिग्री। यहां तो मैटर 60 डिग्री का है। इसका मतलब कैपेसिटर वाला केस हो सकता है जिसमें कैपेसिटर इन्वॉल्व हो। तो आइए देखते हैं। कैपेसिटर इसमें तो नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आरसी सर्किट हो सकता है, एलसीआर सर्किट नेसेसरली तो ऐसा नहीं है भाई, आरसी में भी हो सकता है। इसका मतलब इट कैन बी आरसी और एलसीआर, क्योंकि आरसी सर्किट में कैपेसिटर आता है जिसमें वो 90 डिग्री आ गए करंट, और एलसीआर में पूरा कॉम्बिनेशन है, तो वहीं पर ये बैटर रहा होगा 60 डिग्री का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आरसी सर्किट भी हो सकता है और साथ ही साथ एलसीआर सर्किट भी हो सकता है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ये पूरे थे आपके सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस। अब आइए सेक्शन बी के कुछ रूल्स देख लेते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। दिस सेक्शन अगेन कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस, तो मैंने आपको बताया, जिसमें से 20 आपको करने हैं। और अगर आप 20 से ज्यादा करोगे तो फिर से वही वाली बात है कि केवल 20 स्टार्टिंग के 20 कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद आपने जितने भी किए होंगे, अगर आपने गलती से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन अगर आपने ज्यादा कर दिया है तो वो क्वेश्चन जो है आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसे में बेटा मैं यही बताऊंगा, सेक्शन ए में जैसे ही पेपर मिलेगा आपको तो आप एक बार उसको देख लेना, उसको देख करके 5 क्वेश्चन पहले ही सिलेक्ट कर लेना कि ये नहीं करने हैं हमको। सिमिलरली सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आप पहले ही एक बार मतलब हल्के से आपने देखा आगे बढ़ा करके और चूज कर लिया ये 4 टफ लग रहे हैं, ये मुझे नहीं करने हैं, तो बच्चे जो होंगे वो सारे आपको करने होंगे। सीधी सी बात है। तो आपसे ये गलती नहीं होगी, पता चला आपने कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर दिए और वो आपके कंसीडर ही नहीं होने, तो आपकी एनर्जी और आपके टाइम का दोनों का बेटा वेस्टेज होगा। फिलहाल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर and length L is placed in an uniform electric field parallel to the axis of the cylinder। तो अगर इस तरह का कोई सिलेंडर रखा हुआ है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरीके की है, मान लो कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि सिलेंडर का जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। द टोटल फ्लक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय, सो गाइस यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब कॉस थीटा आता है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस लेंगे तो वो थीटा 90 होगा। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास होने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या है, फ्लक्स इन हो रहा है और इस वाले एरिया से फ्लक्स आउट हो रहा है। जितनी फील्ड लाइंस आप देखो यहाँ से एंटर कर रही है, उतनी ही फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकल जा रही हैं। तो नेट फ्लक्स कितना हुआ आप लोग खुद ही बता दो भाई। नेट फ्लक्स यहाँ पर कितना हो गया, 0 के बराबर। इसका मतलब कोई फ्लक्स इसके थ्रू नहीं पास होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स ईच हैव इक्वल सरफेस डेंसिटीज ऑफ दिस ऑफ अपोजिट साइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स इज। तो मान लो एक शीट ये है, दूसरी कोई शीट ये है, इसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, आपसे कह रहे हैं इसके बीच में यहाँ कहीं पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये वाला कोई भी एक सिंगल जो शीट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा, क्योंकि ये पूरा शीट कैसा है, पॉजिटिव शीट है। पॉजिटिव शीट ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अपने से दूर। ये नेगेटिव वाली शीट है, इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने लिए क्रिएट किया लेकिन अपनी तरफ क्रिएट किया। इसकी भी वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप सब लोग देख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ई नेट की वैल्यू हो गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना प्यारे बच्चों। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सिग्मा की वैल्यू हमको पता है बेटा, सिग्मा की वैल्यू हमको पता है 26.4 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये भी हमको पता है। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है भाई, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये दोनों टर्म तो बहुत अच्छा हुआ, कैंसिल हो गया। अब 26.4 डिवाइडेड बाई 8 पॉइंट समथिंग है, आइए इसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर मैच करेगा। तो भाई ऑब्वियस है 10 की पावर वाले टर्म्स तो होंगे नहीं, तो या तो 1.5 होगा या तो 3 होगा। अब आप खुद ही सोचो 8 में अगर 26 पॉइंट समथिंग में 8 पॉइंट समथिंग डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। इसका मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा 3 न्यूटन पर कूलम। तो इसको पूरा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है बेटा, 10 की पावर वाले टर्म्स होने नहीं है, 1.5 हो नहीं सकता, तो फिर कौन सा बचा 3 वाला। इसका मतलब करेक्ट आंसर 27th का है हमारे पास डी ऑप्शन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कंसीडर एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, a positive charge is placed outside the sphere, net charge on the sphere is then। कह रहे हैं कि अगर एक कंडक्टर है, ये अनचार्ज कंडक्टर है, इसके बाहर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा। तो बेटा देखो, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको देखकर इसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इधर की तरफ इसके सारे पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे। ये आपने पढ़ा है चार्जिंग बाय इंडक्शन चैप्टर नंबर 1 में। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी पार्शियली चार्ज हो गई, आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव। तो इसमें नेट चार्ज कितना है ये बताइए आप, नेट चार्ज इसके ऊपर कितना है 0। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, नेगेटिव एंड यूनिफॉर्मली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और जीरो चार्ज। इसका मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है 4th वाला। ये सारे ऑप्शन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको गिवन है। देखो इंडक्शन की जब भी बात की जाती है, नेट चार्ज बेटा हमेशा ही कितना होता है 0 के बराबर होता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये है, 3 चार्जेस 2q माइनस q एंड माइनस q लाइज एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलिए ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल के वर्टेक्स पे यहाँ पर मान लो 2q चार्ज है, यहाँ पर माइनस q चार्ज है और यहाँ भी माइनस q चार्ज है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। देखो जो सेंट्रॉइड होता है वो यहाँ कहीं पर होता है और ये 2:1 के रेशियो में हाइट को डिवाइड करता है ना। तो आप सबको ये चीज पता है, तो आप लोग इसको यहाँ से ऐसे ऐसे मैच कर देंगे। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ क्रिएट करेगा और ये वाला भी अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। जबकि पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ये वाला चार्ज जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ये वाला जो चार्ज है ये यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल और ये वाला भी यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। ये जो डिस्टेंस है अगर मैं ध्यान से लिखूं, लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है ये 2l है और ये वाली जो हाइट है ये l है, हालांकि इस हाइट से हमें मतलब नहीं है, ये भी 2l है ये भी 2l है, ये मैंने इस वाली लेंथ को मान लिया 2l, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी वजह से पोटेंशियल लिख रहा हूं तो ये पोटेंशियल कितना होने वाला है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन ये डिस्टेंस कितना है गाइस 2l, ये पॉजिटिव पोटेंशियल। इसकी वजह से अगर मैं लिखूंगा तो यही पोटेंशियल आपका निगेटिव हो जाएगा और वैल्यू होगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पर भी चार्ज कितना है q के बराबर और इसका भी डिस्टेंस कितना है 2l के बराबर। ऐसे ही इसके लिए अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है q के बराबर और डिस्टेंस है 2l के बराबर। ओवरऑल आप लोग ध्यान से देखो, ये 2q है, 2l 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 सभी में है, 2q माइनस q, ओवरऑल ये वैल्यू कितनी हो जाने वाली है 0। इसका मतलब नेट पोटेंशियल तो 0 होगा, नेट पोटेंशियल 0 इसमें है और इसमें है। अब थोड़ा सा और सोचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। इस जगह पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट करेगा, ये वाला इधर कर रहा है और ये वाला इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा आएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा या नहीं होगा ये मेन मैटर है। यहाँ पर सोचो ये जो फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन 2l का स्क्वायर, जबकि ये और ये इन दोनों का क्या होगा एंगल के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे हमको। वो जो कंपोनेंट्स हम लोग करके देखेंगे तब पता चलेगा कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं हो रही है, क्लियर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 नहीं है, जबकि पोटेंशियल की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है 0 है। तो 29th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है हमारे पास, सी पार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30th क्वेश्चन क्या है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स x एंड y हैव सेम एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया सेम है, सेम सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये भी सेम है, x में एयर है, तो ये देखिए दो कैपेसिटर्स हैं, इसका नाम x है,
और ये दूसरा कैपेसिटर है, इसका नाम Y है। X में एयर भरा है, यहाँ पर अंदर क्या है, एयर फिल्ड है, जबकि जो B है उसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका कांस्टेंट कितना है, 2 के बराबर है। बिटवीन द प्लेट्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका रेशियो बताइए। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों को 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। अगर आप, सबसे पहली बात तो ये है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स थे, X में एयर है, Y में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बिटवीन द प्लेट्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये बड़ी खास बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में जोड़ा और इसके साथ हमने एक यहाँ पर एक बैटरी जोड़ी है जिसका पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट है। सीरीज में जोड़ने का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है, और अगर दोनों में चार्ज सेम है, लेट अस सपोज इसमें भी चार्ज Q है, इसमें भी चार्ज Q है, तो हमको ये देखना है रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। एनर्जी का रेशियो क्या है, तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम यहाँ पर चार्ज को कंसीडर करते हुए एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं तो दैट इज Q स्क्वायर बाई C। तो पहले का कैपेसिटेंस C1 होगा और दूसरे के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो उसका कैपेसिटेंस C2 होगा। चार्ज दोनों में सेम है बेटा, इसका मतलब U1 अपॉन U2 जो है वो कैपेसिटेंस C2 बाई C1 के बराबर हो जाएगा। अब जरा सोचो C2 कितना है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो देखिए मैं लिख रहा हूं इसी चीज को, U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर, ये कितना है, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D है ना, तो K एप्सिलॉन नॉट यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसका भी होगा, यहाँ पर सिंपल है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, इसका मतलब दिस रेशियो इज 2:1। तो आइए देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ, सी पार्ट, दैट इज सी, यानी कि 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not a cause of power loss in transformer, कह रहे हैं पावर लॉस में इनमें से कौन सा कारण नहीं होता है। एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन द सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो भाई एडी करंट तो प्रोड्यूस होता ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेयरिंग इज नॉट प्रॉपरली डन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ये भी सही है, इसको फ्लक्स लीकेज बोलते हैं हम लोग। हमिंग साउंड प्रोड्यूस्ड इन द ट्रांसफार्मर्स ड्यू टू मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, ये भी बिल्कुल सही है, हमिंग लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं। प्राइमरी कॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी थिक कॉपर वायर, तो यही एक पॉइंट है जो इसके लिए रॉन्ग है, इसके लिए नहीं है, मतलब ये पावर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने ट्रांसफार्मर में लॉसेस पढ़े हैं 4-5 तरीके के, और उसमें ये वाला एक भी पॉइंट नहीं है जिसमें थिक वायर होने की वजह से कोई लॉस हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 32, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये वेरिएबल है। फिक्स्ड एम्पलीट्यूड V is connected in series with a capacitance and bulb of resistance R when omega is increased। तो देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, मतलब ये एक क्या है, बल्ब है, और इसके साथ हम लोगों ने एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, ये कैपेसिटर कनेक्टेड है इसके साथ, और इसको हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ ले जाकर के जोड़ दिया है। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा T, ये हम लोगों ने इसके साथ इसको जो है कंबाइन कर दिया है, ये रेजिस्टेंस है और ये आपका कैपेसिटेंस है। हमसे ये बोला जा रहा है जब हम लोग ओमेगा को बढ़ाएंगे, अगर आप ओमेगा को बढ़ाओगे तो आपको यही सोचना है कि आखिर इंपैक्ट किस चीज पर पड़ेगा। तो देखिए जहां पर भी कैपेसिटर होगा तो इसका अपना कैपेसिटिव रिएक्टेंस जरूर होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है 1/ओमेगा C। अगर आप ओमेगा को बढ़ाओगे तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है प्यारे बच्चों ये घटेगा, और अगर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा, ध्यान से समझिएगा, अगर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा तो ओवरऑल इस पूरे सर्किट का इंपीडेंस कम हो जाएगा। इंपीडेंस कम होने का मतलब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर यहां से निकलने वाला करंट बढ़ गया तो इस बल्ब में जाने वाला करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ेगा तो वो बल्ब और ज्यादा ग्लो करेगा। आइए देखते हैं, बल्ब ग्लोज डिमर तो गलत है, बल्ब ग्लोज ब्राइटर यही करेक्ट है। नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट रिमेन्स अनचेंज, तो ये तो बात गलत है भाई, नेट इंपीडेंस तो कम हो रहा था। टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, ये भी गलत है क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा था। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, बी पार्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ खतरनाक टाइप का लग रहा है, आइए देखते हैं। अ सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर हैज अ चार्ज q। एक सॉलिड कंडक्टर है जिसका चार्ज q है, रेडियस r है, तो ये रेडियस r है, इस पर चार्ज गाइस कितना है, q के बराबर है। इट इज सराउंडेड बाय सॉलिड स्फेरिकल शेल विद चार्ज -q, इनर रेडियस 2r, आउटर रेडियस 3r, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये देखिए, ये शेल है, इस शेल का बेटा रेडियस 2r और 3r है, मतलब ये रेडियस जो है वो 2r है और ये वाला जो रेडियस है वो 3r है, और इस पर जो चार्ज है वो -q का चार्ज है। अच्छा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट c। c पर कह रहे हैं कि पोटेंशियल का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट a। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट d एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम। कहने का मतलब जो ऑप्शंस को पढ़ के समझ में आ रहा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्यारे बच्चों, अगर हम लोग किसी भी इस तरीके के कंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर ये रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो कम ही होनी है। इसका मतलब जिस भी स्फीयर के लिए ये रेडियस सबसे छोटा होगा उसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। सिमिलरली पोटेंशियल की भी अगर हम बात करें तो पोटेंशियल इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब जिसका रेडियस कम उसके लिए पोटेंशियल भी ज्यादा है। अब आइए देखते हैं किसका सबसे कम रेडियस है, तो भाई सबसे कम रेडियस तो इस ब्लैक वाले का ही दिख रहा है हमको। इसका मतलब हम लोग का करेक्ट आंसर ब्लैक वाले के लिए होना चाहिए कि इसके लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी और पोटेंशियल भी इसी के लिए ज्यादा होना चाहिए। सी ऑप्शन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट डी। तो डी पर मैक्सिमम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बोथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अचीव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट बी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी पॉइंट ही ये देखो इस ब्लैक वाले पर है, इसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की वैल्यू मैक्सिमम है प्यारे बच्चों। Coming to next question, 34th question. A battery is connected to a conductor of non-uniform cross-sectional area. अच्छा, non-uniform cross-sectional area का ये कंडक्टर है, इसके साथ हमने एक बैटरी जोड़ दिया। कह रहे हैं the quantity or quantities which remain constant, इनमें से कौन सा कांस्टेंट रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट कांस्टेंट रहेगा, या फिर करंट ओनली कांस्टेंट रहेगा। केवल करंट कांस्टेंट होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्रिफ्ट स्पीड। तो भाई सोचो जरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता, ठीक, तो ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में बात करो। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला मैंने अभी इसी वीडियो में आप लोगों को बताया था, E/m × टाउ। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता तो ड्रिफ्ट स्पीड भी कांस्टेंट हो जाता, ठीक है। तो ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही कांस्टेंट होते। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट, करंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो करंट जो होता है सिंपली इट इज इक्वल टू Q/T। इसका मतलब इट इज सिंपल डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहां से जो भी चार्ज निकलेगा वो इसमें होकर के फ्लो करेगा, उसी पर सीधे सीधे करंट होता है। करंट जो है वो चार्ज अपॉन टाइम के बराबर है। इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पर भी एरिया की बात हम लोग नहीं करते, कहीं पर भी एरिया की बात नहीं करते। करंट बिल्कुल भी इस एरिया पर, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन हाँ, करंट डेंसिटी अगर होती, करंट डेंसिटी J जिसकी वैल्यू I/A होती, वो डिपेंडेंट होती है, लेकिन करंट डिपेंडेंट नहीं होता है एरिया पर। इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है केवल करंट ओनली। केवल करंट ही ऐसा है जो यहाँ पर बिल्कुल भी इस पर अफेक्ट नहीं होगा, बल्कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है वो इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर डिपेंड कर जाएगा, लेकिन करंट जो है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि करंट जो है वो सिर्फ चार्ज और टाइम पर डिपेंडेंट था। और बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। 35th क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टर्स हैविंग वैल्यू R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी। अच्छा, तो देखिए 3 रेजिस्टर्स है, ये R1 है, ये R2 है आपका, और ये आपका R3 है। इन तीनों को सीरीज में जोड़ा गया और उसको ला करके एक बैटरी से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। सपोज R1 कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। कह रहे हैं इसमें मान लो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो अगर इसमें 2 एम्पियर जाएगा तो सभी में 2 जाएगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। अच्छा, R2 हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस हमें पता है। R3 डिसिपेट्स 6 वॉट ऑफ पावर। कह रहे हैं इसमें जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो 6 वॉट है। तो प्यारे बच्चों
पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। पावर की वैल्यू है यहाँ पर 6 वॉट, करंट की वैल्यू हमें पता है 2 एम्पियर, क्योंकि इसमें 2 जाएगा तो सब में 2 जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि हमें तीसरे का रेजिस्टेंस मिल गया, दैट इज 6/4 यानी कि 3/2 ओम। तो रेजिस्टेंस हमको पता है। कह रहे थे वोल्टेज अक्रॉस R3, इस R3 के अक्रॉस वोल्टेज, तो प्यारे बच्चों सिंपल हो गया, अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज निकालना है तो V बराबर IR होता है ना, इसके क्रॉस का अगर वोल्टेज चाहिए आपको V3, तो दैट विल बी इक्वल टू I टाइम्स R3, और करंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 3/2, तो ये 2 से 2 हुआ कैंसिल, और ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आएगी 3 वोल्ट आएगी। इसका मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, सी पार्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोइंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V of a shell as a function of current drawn from it is internal resistance of the shell would be। कह रहे इस सेल का अगर हमने वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ बनाया है, कह रहे इंटरनल रेजिस्टेंस बता दो, तो बड़ा सिंपल है, अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ है बेटा तो V बराबर IR होता है, ये सबको पता है, ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ है तो इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप ही इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो अगर आप इसका स्लोप निकाल लीजिए तो सिंपल काम हो जाएगा। अब इस ग्राफ का अगर हमें स्लोप निकालना है तो प्यारे बच्चों स्लोप का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वोल्टेज, तो वोल्टेज में चेंज कितने का हो रहा है 5.6 का, डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट यानी कि 2 एम्पियर का। इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना है हमारे पास 2.8 ओम्स, यही इसका स्लोप है, यही इसका रेजिस्टेंस है, सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड। हमसे कहा जा रहा है 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, 10 मीटर लॉन्ग वायर है जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है, 20 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर। 20 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया, मतलब 10 मीटर वायर जो है इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 ओम, 10 मीटर लेंथ है, 20 ओम इसका रेजिस्टेंस है, विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट की हमारे पास एक बैटरी हो गई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 480 ओम, तो ये रहा 480 ओम का ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। इफ एन अननोन ईएमएफ E इज बैलेंस्ड एट 6 मीटर, इसको ये देखिए बैलेंस किया गया है, ये इसको नल पॉइंट मिला है, कितने डिस्टेंस पर मिला है 6 मीटर पर मिला है, देन वैल्यू ऑफ द अननोन ईएमएफ इज, देखिए पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो नीचे वाला ये जो अननोन सेल है जिसका ईएमएफ हमको निकालना है, ये ऊपर वाले इतने लेंथ के साथ गाइस पैरेलल में है। अगर ये इतने के साथ पैरेलल में है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का होगा वही तो इस सेल का ईएमएफ होगा। तो सिंपल सी बात है, जो ईएमएफ है वही इक्वल टू क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेट अस सपोज ये पॉइंट आपका P है और ये नल पॉइंट है N, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Pn। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलेगा, उसके लिए हमको करंट निकालना पड़ेगा। भाई V बराबर IR होता है ना, तो I टाइम्स R, तो पहले करंट निकालो। आइए करंट निकालते हैं। करंट जो होगा यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, I करंट निकलेगा इस पूरे वायर से होता हुआ ऐसे वापस चला जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब I की वैल्यू कितनी हो गई 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम और इसका कितना है 480। 20 और 480 किसमें है, सीरीज में, इसका मतलब वैल्यू कितनी हो गई 500। इसका मतलब 1/100 ये हो गया बेटा इसका करंट, ठीक। करंट हमको मिल गया है, अब हमको सिर्फ इतने का रेजिस्टेंस अगर मिल जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, 10 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, ये देखिए यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, 10 मीटर का रेजिस्टेंस है 20 ओम, तो बेटा 6 मीटर का कितना होगा, 10 मीटर का 20 ओम है, इसका मतलब 20/10 मल्टीप्लाइड बाई 6, 0 0 कट गया, वैल्यू कितनी आई 12 ओम। तो 12 ओम हमें इसका क्या मिल चुका है, रेजिस्टेंस मिल चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं करंट की वैल्यू है 100, रेजिस्टेंस कितना है 12, 12/100 का मतलब 0.12 वोल्ट। तो आइए देखिए 0.12 वोल्ट, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। So that means D option here is the correct one. Coming to next question, question number 38. Question number 38 देखिए क्या है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस बाय 20%।
करंट सेंसिटिविटी 20% बढ़ गई है। द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस बाय 25%, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया है। वोल्टेज सेंसिटिविटी विल इंक्रीज डिक्रीज, ये क्वेश्चन हमारा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या होगा। अब बेटा देखो, अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ी है इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट बढ़ गया है ना। गैल्वेनोमीटर में जाने वाला जो करंट है वो बढ़ गया है और बोला गया है कि 20%, इसका मतलब आईजी तो जा ही रहा था, आईजी का 20% अब और जा सकता है। इसका मतलब आईजी 20/100, इसका मतलब क्या हुआ 1.2 टाइम्स आईजी। तो आईजी करंट तो पहले ही जा रहा था, अब जो है 1.2 आईजी करंट जा सकता है। रेजिस्टेंस के बारे में भी देखिए, रेजिस्टेंस भी 25% बढ़ गया, इसका मतलब आर तो पहले ही था, 25% का मतलब हुआ 0.25 आर और बढ़ गया, इसका मतलब 1.25 आर अब इसका रेजिस्टेंस हो गया। हमसे कह रहे हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, वोल्टेज का क्या होगा। तो आइए देखिए इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। भाई देखो, हमको करंट पता है, हमको रेजिस्टेंस पता है, अब हमको जो है क्या करना है, सिंपली हमको इसका वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज आप कैसे निकालोगे, ये देखिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी जब आप निकालते हो तो दैट इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन जो रेजिस्टेंस हुआ है फाइनल। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई 1.2 Ig अपॉन 1.25 R। तो ये देखिए हम लोगों ने निकाल रखा है 1.2 Ig और 1.25 R, इन्हीं दोनों को उठा करके हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन में रख दिया। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू तुम्हारी आएगी 1.2 अपॉन 1.25, यानी कि अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो 120/125 Ig बाई R, ठीक, उसको यहाँ पर क्या लिख दिया गया है Vg, ठीक, Vg। तो ये क्या है 120/125 को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 24/25। इसका मतलब जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो पहले ओरिजिनल वोल्टेज का 24/25 टाइम्स हो गया है। अब आप खुद सोचो, बढ़ गया या घट गया, पहले था Vg और अब हो गया 24/25 Vg। ये जो 24/25 है बेटा, ये 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है इसका मतलब अभी जो सेंसिटिविटी है वोल्टेज की वो पहले से कुछ कम हो गई है, तो डिक्रीज बाई 1% होगा या डिक्रीज बाई 4% होगा। आइए इसी चीज को देखते हैं। तो परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो कैसे निकालते हो भाई, कि चेंज कितना हुआ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। तो चेंज कितना हुआ आप देख सकते हैं 24/25 Vg, ये फाइनल है, माइनस ओरिजिनल वैल्यू कितनी है Vg डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू Vg मल्टीप्लाइड बाई 100। जैसे ही सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर के कितनी आने वाली है 4%। इसका मतलब जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है दैट विल बी डिक्रीज्ड बाई 4%। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ए बी एंड सी आर केप्ट एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन द फिगर। 3 वायर्स है, 2i, i और i करंट है, ABC वायर्स है, r इनके बीच का डिस्टेंस है। द वायर C एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स F। कह रहे हैं कि ये जो वायर C है इस पर नेट फोर्स F लग रहा है। The net force on the wire C when current in the wire A is reversed will be। कह रहे हैं कि अगर A के करंट को हम रिवर्स कर दें तब इस C पर नेट फोर्स कितना होगा। तो बेटा देखो जरा, अगर दो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वायर्स में, तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम A और C की बात करें तो C पर फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, क्योंकि A वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा, दिस इज फोर्स ड्यू टू A। और ये जो B वाला है इन दोनों के लिए भी तो सेम डायरेक्शन में, तो ये भी अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब ओवरऑल C के ऊपर जो दो फोर्सेस थे वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे और उसकी वैल्यू कितनी थी। आइए देखते हैं, ये वाला जो फोर्स लगा था वो A की वजह से लगा था और ये वाला जो फोर्स है ये B की वजह से लगा। आइए देखते हैं फोर्स ड्यू टू A कितना होगा। किसी भी दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच का अगर हमें फोर्स निकालना होता है तो वो फोर्स कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R, है ना। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 यानी कि 2I, I2 यानी कि I डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है तो R प्लस R 2R। ये A की वजह से फोर्स है। और अगर हम लोग B की वजह से फोर्स देखें तो दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2, इस बार जो करंट है वो 2I तो नहीं है, तो इस बार जो करंट है वो I के बराबर हो जाएगा, I इंटू I डिवाइडेड बाई R। तो आप देख सकते हैं इस 2 से ये 2 तो वैसे भी कैंसिल हो रहा था। ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 4 पाई जो भी है ये तो कांस्टेंट है,
तो कहने का मतलब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या थे, आपस में बराबर थे। इसका मतलब प्यारे बच्चों, ये जो फोर्स लगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस आपस में कैसे थे, ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर थे। और ये दोनों फोर्सेस अगर आपस में बराबर थे तो नेट हमसे फोर्स बोल रहा था एफ है। नेट फोर्स एफ होने का मतलब बेटा ये भी एफ बाई टू था और ये भी एफ बाई टू था। सोचो एफ बाई टू प्लस एफ बाई टू, यही तो एफ हुआ होगा। क्लियर है? दोनों फोर्सेस आपस में बराबर है, ठीक, मैग्नीट्यूड बराबर है, और हमसे कह रहा है कि सी पर नेट फोर्स कितना है, एफ के बराबर। इसका मतलब ये भी एफ बाई टू, ये भी एफ बाई टू। अब हमसे क्या कहा गया कि अगर इस ए वाले में जो डायरेक्शन है करंट का उसको रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स करने का मतलब अब इन दोनों वायर्स में, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। और यहां पर मैटर क्या है, यहां पर इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों तो सेम डायरेक्शन हो गया करंट का, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फोर्सेस की वैल्यू बेटा मैं निकाल चुका हूं, दोनों के लिए सेम है। पिछली बार क्या था कि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में थे, एफ बाई टू एफ बाई टू। इस बार क्या है कि ये वाला एफ बाई टू इधर लग रहा है और ये वाला एफ बाई टू इधर लग रहा है। अब आप ही लोग मुझे बताइए सी पर नेट फोर्स कितना होगा, तो सी पर नेट फोर्स होगा गाइस 0 के बराबर। तो करेक्ट आंसर यहां पर कितना है, 0 के बराबर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम मेकिंग 10 revolutions पर सेकंड। द मैग्नेटिक मूवमेंट, अच्छा मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं किसी भी ऑर्बिट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करता है किसी भी v स्पीड से, तो यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं, और वो मैग्नेटिक मूवमेंट I इंटू ए के बराबर होता है। जो करंट होता है दैट इज चार्ज अपॉन टाइम इंटू एरिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि हमको रेवोल्यूशंस पर सेकंड दिया है, मतलब हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी अगर हमें पता है तो हम तो खुद ही लिख सकते हैं Q इंटू एफ इंटू एरिया। तो आप देखिए यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा। फ्रीक्वेंसी हमको कितनी गिवन है, 10, तो फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। अब एरिया के लिए देखते हैं, एरिया के लिए हमको रेडियस गिवन है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 0.5 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे गाइस, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग सॉल्व करोगे करेक्ट आंसर आएगा 1.256 इंटू 10 टू द पावर -38। वैल्यूज मैं आपको सारी बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप सबको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, ये 10 का और मल्टीप्लाई होगा, बाकी ये पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर एज इट इज हम लोग लिख करके सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करोगे आप लोग, ये बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है। 41 क्वेश्चन देखिए, एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड विद लेंथ 30 सेंटीमीटर, लेंथ उसका 30 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्न्स 800। हमको यहाँ पर लेंथ गिवन है, हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता है और हमको नंबर ऑफ टर्न्स भी पता है। कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, हमें करंट भी पता है। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ 10 टू द पावर -3 सेकेंड। कह रहे हैं करंट को सडनली स्विच ऑफ कर दिया गया। अच्छा, ignoring the variation of the magnetic field near the ends of the solenoid, the average back EMF produced across the ends of the open switch of the circuit will be। बैक ईएमएफ का मतलब आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहे हैं। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल का होता है। टाइम इंटरवल बेटा हमें पता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब भी हम लोग समझ रहे हैं, मतलब क्या, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। और वो टाइम क्वेश्चन में कितना गिवन है, 10 टू द पावर -3 सेकेंड। तो अगर हम लोग चेंज इन फ्लक्स निकाल ले तो काम चल जाएगा। देखिए जैसे ही आपने सडनली स्विच ऑफ किया होगा तो तुरंत आप लोग मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई होगी, 0। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू फाइनल कितनी है, 0। तो फाइनल फ्लक्स तो हो गया 0। फाइनल अगर 0 है तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। ओवरऑल क्या मतलब बना, अगर हम इनिशियल फ्लक्स निकाल के उसमें से 10 की पावर -3 का डिवाइड कर दें प्यारे बच्चों, तो हमको ईएमएफ की वैल्यू मिल जाने वाली है।
तो आइए देखते हैं कि ये ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे। तो फाई इज इक्वल टू, अगर हम लोग किसी सोलेनॉइड के लिए बात कर रहे हैं तो फ्लक्स जो होता है वो बी इंटू ए के बराबर होता है, बी इंटू ए के बराबर। तो यहाँ पर बी जो होता है किसी भी सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ये जो एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी म्यू नॉट एन बाई एल आई इंटू ए। तो आप देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, वैल्यू हमको पता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 800, 800। लेंथ हमको गिवन है 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे। आई हमको करंट, करंट के बारे में अभी हमको नहीं इसमें दिख रहा है कुछ, और एरिया जो है वो एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए करंट भी गिवन है 2.5 एम्पियर। तो बेटा करंट भी पता है, एरिया पता है, एन पता है, एल पता है, म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, ये सारी चीजें हमको पता है। इसका मतलब हम लोग इस फ्लक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको यही फ्लक्स निकाल के दिखाया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर देखो इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, तो इनिशियल फ्लक्स होने वाला है एन बी ए। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया ए। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल आई इंटू ए। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू आपकी आ गई इनिशियल फ्लक्स की, और बस वही इनिशियल फ्लक्स हमें चाहिए था। इसी इनिशियल फ्लक्स में 10 की पावर -3 का अगर डिवाइड करेंगे तो ये 10 की पावर -3 और वो 10 की पावर -3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे कैंसिल होगा आंसर आ गया हमारा 16.74। तो 16.74 हमारा फोर्थ ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट पार्ट। इस चीज को सभी लोग ध्यान रखेंगे। 800 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ये जो हम लोग फ्लक्स निकालते हैं ये फ्लक्स कितने टर्न्स के लिए होता है, एक टर्न के लिए होता है। फाई की वैल्यू कितनी होती है, फाई बराबर बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है। अगर वो थीटा 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। लेकिन कितने टर्न्स के लिए, एक टर्न के लिए। ऐसे कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स है। तो इसको लिखने के बाद हम एन का मल्टीप्लाई और करते तो ये ओवरऑल यहाँ पर क्या बन जाता, एन स्क्वायर बन जाता। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स लिख दूं एन बी ए के बराबर, तो यहाँ पर एक एन से हम और मल्टीप्लाई करते और ओवरऑल ये बन जाता आपका एन स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व होकर के ये वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में नहीं करेंगे बेटा, तो ये आप 100% करेक्ट कर ले जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन से भी ज्यादा कुछ इजी क्वेश्चंस आपके पीछे थे, तो आपको 4 क्वेश्चंस इसमें छोड़ने थे, तो पिछला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी कैलकुलेटिव लगे तो। आइए, साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ द पीक वैल्यू 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड। इसका मतलब पीक वैल्यू वोल्टेज की हमको पता है 283 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हमको पता है 50 हर्ट्ज। दिस इज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट जिसका आर, एल और सी तीनों चीजें हमें पता है। पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंट कंडीशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया और हल्का फुल्का कैलकुलेशन भी हो गया। देखो पावर डिसिपेशन पूछ रहे हैं, वो भी रेजोनेंस की कंडीशन में। रेजोनेंस की कंडीशन पे जो ये आपका आरएलसी सर्किट होता है ना, दैट सिंपली बिहेव्स एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इंपीडेंस जो है वो Z जो है वो R के बराबर हो जाता है। मतलब ये सर्किट जो है सिंपली आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा बेटा। तो आपको बस यहाँ पर क्या करना है, आपको पावर लॉस निकालना है। पावर लॉस जो है वो I स्क्वायर R के बराबर होता है। बस ये ध्यान रखना कि ये I कौन सा है, ये RMS करंट होता है। जब आप पावर निकालोगे तो ये करंट कौन सा है, RMS वैल्यू होती है, दैट इज I नॉट बाई रूट 2। तो देखिए I नॉट बाई रूट 2 का मतलब हो गया I नॉट स्क्वायर बाई 2 टाइम्स R। यहाँ पर देखो 1/2 को हमने किया बाहर। I नॉट क्या है, पीक करंट। कैसे मिलेगा हमको, यहाँ पर ये देखिए वोल्टेज पता है, हमको वोल्टेज पता है और हमको रेजिस्टेंस भी पता है। तो क्या हम लोग करंट निकाल सकते हैं, पीक दैट इज 283 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 3। तो इसका स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस 3। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ऑन सिंप्लीफाइंग दिस यू विल सिंपली गेट द वैल्यू ऑफ पावर। तो आइए देखते हैं इसको। जैसे ही हम लोग ने सिंप्लीफाई किया I नॉट बाई रूट 2 को, ये वैल्यू आया 66.7। स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 13.35 किलो वॉट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हुआ हमारा, सी पार्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन अगर
बाकी क्वेश्चन से कंपेयर करें तो थोड़ा सा टफ हो सकता है बच्चों को लगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पर करंट की सीधे सीधे वैल्यू उठाकर रखेंगे, यही उनकी गलती होगी। क्योंकि पावर में हमेशा याद करो, पी पावर जो हम लोग निकालते हैं दैट इज ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, है ना। इस चीज को सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि वहां पर हम आरएमएस वैल्यू लेते हैं। 43 क्या है क्वेश्चन देखिए, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर लाइज पैरेलल टू मच बिगर सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, मतलब एक ये छोटा सा है और एक ये बड़ा सा लूप है, इनके बीच का यहाँ पर रेडियस हमें गिवन है 0.3 सेंटीमीटर और इसका हमको पता है 20 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ द स्मॉल लूप ऑफ द एक्सिस on the axis of the bigger loop, the distance between their centers is 15 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो 15 सेंटीमीटर है। If the current of 2 एम्पियर flows through the smaller loop, ये जो स्मॉलर लूप है अगर इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, then flux linked with a bigger loop, इस बड़े वाले लूप से कितना फ्लक्स पास होगा। तो बेटा देखो, इस वाले करंट कैरिंग लूप के एक्सियल पोजीशन पर ये वाला लूप रखा है, लेकिन अगर आप सोचो कि हम इस वाले लूप की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें और इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि रेडियस पता है तो पाई आर स्क्वायर हमको एरिया पता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी वजह से आपने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली वो सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड है, केवल सेंटर की, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी होगी, यहाँ 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 इन सभी जगह पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लैंग्वेज के हिसाब से भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो अगर मैं होता बोर्ड एग्जामिनेशन में तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है 4 क्वेश्चंस को छोड़ने का। इस बात को बहुत इंटेलिजेंटली आपको डिसाइड करना है कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो थोड़े से टफ लग सकते हैं आपको, उसको वहां करने की जरूरत आपको नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए। जो इजी वाले लगे उसको आप सॉल्व करिए, ठीक। लेकिन फिलहाल मैं इसको आपको समझा रहा हूं, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस वाले कॉइल की वजह से फ्लक्स यहाँ निकालना है और इस वाले कॉइल की वजह से फ्लक्स यहाँ निकालना है, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, लेट अस सपोज इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से कुछ फ्लक्स यहाँ से फ्लो होगा। आइए देखते हैं, ये देखिए φ1 अगर हम निकालें दैट इज द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट कॉइल, वो जो पहला वाला कॉइल था जिसको मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये वाला कॉइल, इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू इसकी मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया, भाई फाई इज इक्वल टू बी इनटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी होगी लेकिन एरिया किसका होगा, जिसका हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ देखिए, B2 का मतलब दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड और A1 का मतलब एरिया किसका है, पहले का है। और उस मैग्नेटिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला देखो, एरिया तो सिंपल है पाई आर स्क्वायर। किसी भी कॉइल की एक्सियल पोजीशन पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड मुझसे पूछेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर उसी चीज को 2 पाई और 4 पाई लिख दिया गया है, वैसे भी इस 2 पाई और 4 पाई को कैंसिल करोगे तो 2 ही आ जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सियल पोजीशन पर कभी भी आपसे पूछी जाए किसी भी कॉइल की वजह से, तो वो बेटा सिंपल कितना होता है, म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, जिसमें ये ए मैं किसको मानता हूं, ये ए में मानता हूं रेडियस को। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन में अगर आप इस ए की जगह सिंपल रेडियस लेना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो आप देख रहे हैं दूसरे का मैग्नीट्यूड है तो रेडियस भी दूसरे का होगा, ठीक है। यहाँ पर भी दूसरे का रेडियस होगा और इस डिस्टेंस को यहाँ पर एक्स मान लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेडियस हमने लिया और ये वाली डिस्टेंस को यहाँ पर कितना माना गया है, x माना गया है, जिसको मैं अभी तक r मान रहा था, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल ये एक्सियल पोजीशन पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट कॉइल, पहले वाले कॉइल से फ्लक्स। अब हमने क्या निकाला, फाई इज इक्वल टू ये जो फ्लक्स होगा पहले वाले का जो फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये म्यूचुअल इंडक्शन में आप सब लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो फ्लक्स होता है दिस इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द सेकंड कॉइल। पहले का जो फ्लक्स है, पहले का जो फ्लक्स है वो दूसरे के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो फाई 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, MI2 के बराबर। वही चीज लिखी गई है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई 1 बाई I2।
phi1 हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, I2 का डिवाइड करोगे तो ये वाला I2 इस वाले I2 के साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। I2 हटाकर जो बचा वो पूरा एज इट इज देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब बस उसी फॉर्मूले को एक बार दूसरे वाले कॉइल के लिए लगाया गया कि अगर आप दूसरे वाले कॉइल के लिए लगाओगे phi2 तो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू Mi1। अब M की वैल्यू हमें पता चल चुकी है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, बस उसमें हम I1 करंट का मल्टीप्लाई करेंगे। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, I1 का मल्टीप्लाई करोगे, सारी वैल्यूज को रखोगे, ध्यान से देखो 2 पाई 4 पाई कैंसिल होगा, 2 आएगा। R2 ये वाला जो रेडियस है, ये रेडियस हमको यहाँ पर गिवन है 20 सेंटीमीटर। R1 रेडियस हमको गिवन है 0.3 सेंटीमीटर। ये सारे रेडियस आपको बेटा मीटर में बदलने पड़ेंगे, ध्यान रखना। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, 3.14 जो मानो ले सकते हैं। I1 करंट हमको क्वेश्चन में गिवन है 2 एम्पियर, तो ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज 2 एम्पियर। ये देखिए 2 एम्पियर का करंट हमको गिवन है। जैसे ही वो सारी वैल्यूज उठा करके आप रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -11। काफी ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को वहां पर ना करता, मैं इसको छोड़ देता। फिलहाल आपको मैंने इसका सोल्यूशन बताया, इसका तरीका बताया, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -11 वेबर। Coming to next question 44. If both the number of turns and core length of an inductor is doubled, keeping other factors constant. अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ जो है इंडक्टर का अगर उसको हम डबल कर दें, देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। तो देखिए अगर हम लोग किसी भी एक कॉइल की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एक कॉइल में जो उसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है फाई इज इक्वल टू एल आई के बराबर होता है। वहां पर अगर हम लोग इसके सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो दैट इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। और ये जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स कई चीजों पर डिपेंडेंट होता है। ये जो फ्लक्स है इसकी वैल्यू है बी इंटू ए अपॉन आई, ठीक। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं इसकी वैल्यू लिख दूं म्यू नॉट एन आई, तो एन बाई एल इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाई ए से ए सॉरी डिवाइडेड बाई आई था, तो आई से आई जो है वो आपका हो जाएगा कैंसिल। एन नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे तो एक एन का और मल्टीप्लाई करेंगे, याद करिए। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी बनती है, ये वैल्यू बनती है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक, ये वैल्यू बनती है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ दोनों को डबल किया। नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप डबल करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और लेंथ को डबल करोगे 2 टाइम्स होगा, 4/2 यानी कि 2 के बराबर होगा। अल्टीमेटली ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है दिस विल बी डबल्ड। तो 44 जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ, सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट यानी कि डबल। वेरी नाइस। अब आ गए हम लोग असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन देखिए कौन सा है हमारा 45 क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है। असर्शन में हमसे बोला गया टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर वी मस्ट कनेक्ट अ सुटेबल हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। तो ये पॉइंट बेटा गलत है। एमीटर बनाने के लिए हमेशा हम लोग एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं। शंट रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है जिसको पैरेलल में लगाते हो। यहाँ तो सीरीज की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो भाई गलत है। रीजन देखिए, एमीटर विद इंक्रीज्ड रेंज शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, तो ये भी गलत है। एमीटर का रेजिस्टेंस तो वैसे भी बहुत कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इसका मतलब दोनों ही असर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हुआ, बी पार्ट। नेक्स्ट आइए 46 देखिए, एन इलेक्ट्रॉन हैज हाई पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट अ लोकेशन विद मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है जब वो ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा होता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ईवी नॉट, क्लियर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑलरेडी नेगेटिव होता है, और अगर वो नेगेटिव पोटेंशियल पर है तो वो माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस, ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड लो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन लोकेटेड एट अ लोकेशन एसोसिएटेड विद मोर पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये पॉइंट तो भाई सही है कि अगर ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो, ठीक, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और ज्यादा नेगेटिव कहने का मतलब V नॉट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव होने से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से एनर्जी बढ़ गई, बात सही है।
लेकिन अगर यही चीज कम हो जाए तो एनर्जी घट जाएगी, तो असर्शन तो सही है। रीजन में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू द रीजन, ये पॉइंट गलत है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर पोटेंशियल के रीजन से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा ना, तो ये तो है रॉन्ग, लेकिन असर्शन है ट्रू। देखिए इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है, असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, असर्शन, magnetic needle free to rotate in vertical plane orients itself with its axis vertical at poles of earth। कह रहे हैं कि अगर आप अर्थ के पोल पर चले जाओगे तो ये जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो खुद को वर्टिकली अलाइन कर लेगी। तो वर्टिकली क्यों अलाइन करेगी, क्योंकि पोल्स पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ही होता है, पोल्स पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होती है, 0 होती है। तो वहां पर अगर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है तो वो खुद को वर्टिकली तो अलाइन करेगा ही करेगा, बिल्कुल सही बात है, दर्शन सही है। रीजन, एट द पोल्स ऑफ द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, बिल्कुल सही है, क्योंकि पोल्स पर अगर हम लोग बात करेंगे तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू वहां पर 90 होती है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है जिसकी वैल्यू होती है बी cos डेल्टा, एंगल 90 होगा, cos 90 0 होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पर 0 होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही बचेगा। इसका मतलब क्या है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देखो बेटा, जब भी असर्शन रीजन दोनों सही हो, ठीक, फिर ये चेक किया करो कि ये जो रीजन है क्या ये असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा तभी तो वहां पर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और अगर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो मैग्नेटिक नीडल खुद को वर्टिकली तो अलाइन करेगा ही करेगा, है ना। इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक, असर्शन रीजन में अगर आपको जरा भी डाउट होता है, क्योंकि पहली बार आप लोगों के लिए आ रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पहले भी आता था, तो ऐसे में परेशान मत होइए, 4 क्वेश्चंस आपके पास हैं जो ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो उसको हटा सकते थे। फिलहाल असर्शन देखिए, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विद सेम मोमेंटम enters in a magnetic field in a direction at right angles to the line of the force, the radius of the path followed by them will be same। कह रहे हैं कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जिनका मोमेंटम, मोमेंटम मतलब प्लूरल फॉर्म है मोमेंटम का, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली आ रहे हैं, तो एक सर्कुलर पाथ को ऑब्टेन करेंगे। सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। सोचने वाली बात ये, क्योंकि मोमेंटम सेम है तो दैट विल बी p बाई qb, और ये सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम होता है बेटा, तो रेडियस तो सेम हो गई होगा। कहा जा रहा है रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय देम विल बी सेम, तो ये असर्शन तो सही है। रीजन, इलेक्ट्रॉन हैज लेस मास देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से कम है, ये भी बात सही है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, जबकि प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 27 है, वहां 10 की पावर माइनस 31 है, मतलब 10,000 गुना छोटा मास होता है इलेक्ट्रॉन का। पॉइंट सही है, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों ही सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो 48th क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, बी पार्ट है। आइए 49 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स may not necessarily increase its voltage sensitivity। आपसे कह रहे हैं कि अगर करंट सेंसिटिविटी आप बढ़ा रहे हैं बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, देखो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ा रहे हो तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा। कह रहे हैं may not necessarily increase its voltage sensitivity। रीजन में कह रहे हैं the resistance of the coil of galvanometer increases on increasing the नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मतलब रीजन तो हमारा 100% यहाँ पर करेक्ट है। असर्शन का पॉइंट जो है उसको ध्यान से देखो, कह रहे हैं कि करंट सेंसिटिविटी जो गैल्वेनोमीटर की है दैट इंक्रीजेस, अगर आप उसको बढ़ा रहे हो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ओवरऑल जो सेंसिटिविटी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, दैट विल आल्सो इंक्रीज। तो वही चीज बता रहे हैं कि मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज विद इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। कहने का मतलब ये जो असर्शन है ये भी करेक्ट है,
ये जो रीजन है ये भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि असर्शन के पहले पॉइंट में ही ये रीजन वाला पॉइंट लिखा है। कहा जा रहा था, देखिए, कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से मैंने आपको तुरंत बताया कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, वायर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यही बात आपको दूसरे में कहा गया। ठीक, इसका मतलब both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion also. तो 49th जो है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो गया ए पार्ट। So guys, this was your section B। अब हम लोग आ गए सेक्शन सी में, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और उसमें से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट 5 जो होगा वही कंसीडर होगा, कोई एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, a small object with charge q and weight mg is attached to one end of the string of length l attached to stationary support। इस तरीके से ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, तो इसका अपना जो वेट है वो mg हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये रस्सी है तो रस्सी का अपना टेंशन होगा और उसकी लेंथ l है, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है एज शोन इन द फिगर। In the presence of the field, string makes an constant angle theta with the vertical। कह रहे हैं वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। The sign and magnitude of the charge, देखो अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गया है तो 100% श्योर है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लगा होगा, और वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पर होता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, इसका मतलब होगा तो पॉजिटिव, तो या तो ये या तो ये या तो ये। ठीक, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं कि ये ऑप्शन क्या होगा, एंगल क्या होगा। तो देखिए mg वाला फोर्स लगा आपका डाउनवर्ड, टेंशन ये है, ये एंगल अगर थीटा है तो आप लोग देख सकते हैं ये एंगल भी थीटा होगा बेटा। इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हो गया t cos थीटा और इधर की तरफ हो जाएगा आपका t sin थीटा। ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स ये हो जाएगा QE। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि जो t cos थीटा है वो किसके बराबर है, mg के बराबर। फिर t sin थीटा जो आपका है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि QE के बराबर। अगर मैं इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दूं, t से t कटेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा हमारा किसके बराबर होगा, tan थीटा, एंड tan थीटा की वैल्यू हो गई QE बाई mg। अब देखिए हमसे क्या चीज पूछा गया, चार्ज पूछा गया, तो ये जो चार्ज अगर आप निकालोगे तो चार्ज कितना आएगा, mg tan थीटा बाई e। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, mg tan थीटा बाई e। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, बी पार्ट। बी पार्ट ही हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 51 क्वेश्चन देखो क्या है, अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री प्रोटॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक फ्री प्रोटॉन है, आर प्लेस्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो ये दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है पूरे पर, और नीचे जो है ये आपका नीचे वाली प्लेट पर निगेटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है इस तरीके से, और ये एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, ये रखा हुआ है। बोथ आर क्लोजर टू द पॉजिटिव प्लेट, दोनों ही पॉजिटिव प्लेट के ज्यादा करीब हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहे हैं इन तीन में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आइए देखते हैं। द फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, कह रहे हैं कि प्रोटॉन पर फोर्स ज्यादा होगा, तो बेटा फोर्स जो होता है F बराबर QE। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, तो फोर्स भी सेम होगा, डायरेक्शन भले अलग होगी लेकिन फोर्स जो है वो तो सेम होगा, तो ये स्टेटमेंट जो है वो तो गलत हो गया। The potential energy of the proton is greater than that of electron। कह रहे प्रोटॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के पास है बेटा, पॉजिटिव वाली प्लेट के पास है, तो इस प्रोटॉन को हाइयर पोटेंशियल मिल रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है। प्रोटॉन को पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा अगर मिलेगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखेंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। तो ये प्रोटॉन हायर एनर्जी पर है, ये पॉइंट तो सही है। अब देखो क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम, तो ये पॉइंट गलत है। इसका मतलब केवल सेकंड ऑप्शन सही है, केवल सेकंड ऑप्शन सही, सिर्फ बी ऑप्शन में ही है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका जो सेकंड वाला है यही आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट, अब ये आ गए आपके पैसेज वाले क्वेश्चन, जिसमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडीज टाइप का है। ये पैराग्राफ दिया है, ये डायग्राम दिया है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखना आखिरी सेक्शन में 6 क्वेश्चन थे, कोई 5 करने, एक छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। जो भी आपको लगे कि कुछ टफ है, आप नहीं समझ पा रहे, आप छोड़ दीजिएगा। फिलहाल सबसे पहले केस स्टडी में इस पैराग्राफ को पढ़ा जाता है, इस डायग्राम को समझा जाता है। देखिए
A large scale transmission and distribution of the electrical energy over large distance is done with the use of transformers. कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लार्ज डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर्स का यूज करते हैं. बिल्कुल सही बात है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज स्टेप्ड अप. कह रहे हैं कि जो भी वोल्टेज हमको मिलता है जहां पर जनरेटर है उसको स्टेप अप करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं. बिल्कुल सही है. इट इज देन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू एन एरिया सब स्टेशन नियर द कंज्यूमर. कह रहे हैं कि सबसे पहले जहां पर आप जनरेट कर रहे थे वहां पर उसको स्टेप अप करते हैं. स्टेप अप का मतलब उसकी पोटेंशियल को काफी ज्यादा बढ़ाया जाता है. ठीक है, 22,000 वोल्ट, 24,000 वोल्ट, 36,000 वोल्ट, उसको बढ़ाया जाता है. बढ़ाने के बाद आप उसको कहां तक ले जाते हो, कंज्यूमर के पास तक लेकर के आते हो. देयर द वोल्टेज इज स्टेप्ड डाउन. भाई 22,000 का वोल्टेज हम किसी के घर में तो प्रोवाइड करेंगे नहीं, घर में तो 220 वोल्ट या 240 वोल्ट चाहिए होता है ना. तो आप क्या करोगे, आप वहां पर उसको रिड्यूस करोगे, स्टेप डाउन करोगे. इट इज फर्दर स्टेप डाउन एट डिस्ट्रीब्यूटिंग सब स्टेशंस एंड यूटिलिटी पोल्स बिफोर पावर सप्लाई ऑफ 240 रीचेस अप टू अवर होम. कहने का मतलब अगर 22,000 वोल्ट है तो 22,000 एक बार में तुरंत घट के 240 से 220 नहीं हो जाता. ऐसे में आप क्या करते हो, पहले उसको आप सब स्टेशन तक लाते हो, थोड़ा घटाते हो, तो 22,000 से घटा के मान लो 2200 तक ले आए. और 2200 के बाद अब सबके घर में जब पहुंचाने की बात आई तो उसको और रिड्यूस करके 220 या 240 वोल्ट तक हमने पहुंचाकर घर में पहुंचा दिया. ठीक, ये हमारा पैराग्राफ है बेटा, और ये बहुत बेसिक सी चीज है. क्लियर. अब देखो यहां पर 220 वोल्ट नहीं है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, 240 वोल्ट. तो हम लोग 240 वोल्ट लेकर के ही अब आगे के जितने क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे. अब आइए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, आइए देखते हैं. एनर्जी इज क्रिएटेड व्हेन ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप द वोल्टेज. कह रहे हैं एनर्जी क्रिएट होती है जब ट्रांसफार्मर स्टेप अप करता है वोल्टेज को. अच्छा, ट्रांसफार्मर इज डिजाइंड टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी. ये तो बिल्कुल ही गलत है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द पावर ऑफ द ट्रांसमिशन. कह रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो पावर को बढ़ा देता है. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस द एसी वोल्टेज. कह रहे हैं जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो एसी वोल्टेज को रिड्यूस करता है. तो बिल्कुल सही है. स्टेप अप का काम है वोल्टेज को बढ़ाना और स्टेप डाउन का काम है वोल्टेज को घटाना. स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे बनाते हो, तो समझो भाई. अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में ज्यादा हो, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम हो, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है. इनपुट वोल्टेज इसमें ज्यादा होगा जबकि जो आउटपुट में हमको मिलने वाला है ये वोल्टेज बहुत कम होगा. ठीक, तो यही स्टेप डाउन होता है. तो ऐसे में क्या होगा, एसी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 53. If the secondary coil has a greater number of turns than primary. सेकेंडरी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है बेटा तो यही क्या है, ये स्टेप अप है. पीछे मैंने देखो बताया था अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो ये स्टेप डाउन है, और अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाए सेकेंडरी में तो वो स्टेप अप हो जाएगा. देखो वोल्टेज इज स्टेप्ड अप एंड रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर. बिल्कुल सही है, पहला ही पॉइंट सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमको, है ना. बिल्कुल सही है. आइए आगे बढ़ते हैं. We need to step up the voltage for power transmission so that. कह रहे हैं कि हमें स्टेप अप करना पड़ता है पावर ट्रांसमिशन के लिए. ऐसा क्यों? तो बेटा स्टेप अप अगर आप करते हो मतलब आप वोल्टेज को काफी ज्यादा बढ़ा देते हो. वोल्टेज को ज्यादा बढ़ाने से यहाँ पर होता क्या है, ओवरऑल करंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है. देखो करंट इज रिड्यूस्ड एंड कंसिक्वेंटली आई स्क्वायर आर लॉस इज कट डाउन. यहाँ पर क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने वोल्टेज को काफी ज्यादा बढ़ा दिया. अगर आप वोल्टेज को काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ाओगे करंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी. करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो ओवरऑल एनर्जी का जो लॉस है वो लॉस यहाँ पर कम हो जाएगा. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमको ज्यादा पावर ट्रांसमिशन करना होता है, दूर तक ट्रांसमिशन करना होता है, तो वहां पर हम लोग स्टेप अप करते हैं. ठीक है, उसको बढ़ाने से करंट को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं. ये लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग. एट अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 यानी 2300 वोल्ट टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग्स हैविंग 4000 नंबर ऑफ टर्न्स. अच्छा, प्राइमरी में 2300 वोल्ट का वोल्टेज है और 4000 टर्न्स है. नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू
इन ऑर्डर टू गेट आउटपुट पावर एट 230 वोल्ट, हमको 230 वोल्ट आउटपुट चाहिए। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, ये जो ईएमएफ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है। ईएमएफ ऑफ प्राइमरी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी। तो सिमिलरली ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी। तो देखिए ईएमएफ ऑफ प्राइमरी अपॉन ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। प्राइमरी में जो इनपुट दिया गया है वो 2300 वोल्ट का दिया गया है, जो हमें आउटपुट चाहिए वो 230 वोल्ट का चाहिए। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कितने हैं, 4000, और हमको सेकेंडरी में निकालना है बेटा। तो सेकेंडरी में अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये, तो कितना आएगा आप देखिए ध्यान से, इसको हम लोग जैसे ही कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 10, ये 10 इसके एक जीरो को कैंसिल करेगा, ओवरऑल नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितने आ जाने वाले हैं, 400 आ जाने वाले हैं। क्लियर है गाइस? इसका मतलब ये था हमारा क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर था 400। सो गाइस ये टोटल 55 क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड ने आपको दिए थे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस 55 में 10 क्वेश्चंस ऑप्शनल थे, 5 पहले सेक्शन में, 4 दूसरे सेक्शन में और 1 तीसरे सेक्शन में। ओवरऑल आपको 45 क्वेश्चंस करने थे 90 मिनट्स में। ठीक है, समझाते हुए मैंने एक एक चीजें की हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया हो इस वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा एक एनालिसिस का पार्ट हम लोग और करते हैं। ये जो टोटल क्वेश्चंस बेटा यहाँ पर आए हैं, इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो आपका यूनिट है, इससे टोटल 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो आपका यूनिट है, उससे आपसे 13 क्वेश्चंस पूछे गए। 13 क्वेश्चन, ये पहला यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा था करंट इलेक्ट्रिसिटी जिससे आपसे 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट यूनिट था आपका मैग्नेटिज्म से 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और चौथा है आपका ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें से मिलाकर आपसे टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को, इनके नंबर को, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया है, फिर ईएमआई एसी मिलाकर 14 क्वेश्चंस है, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी से 13 क्वेश्चंस और फिर मैग्नेटिज्म से 12 क्वेश्चन। लेकिन बेटा हम लोग ऐसा नहीं कह सकते इनमें से कोई भी एक यूनिट मैं कह दूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी में लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, 12, 13, 14, 15, बस एक एक दो क्वेश्चंस का डिफरेंस है केवल। तो सभी लोग सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी के हिसाब से केवल 7 चैप्टर्स हैं और सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन सैंपल बेसिस में मैं आपको दे ही रहा हूँ। हर एक चैप्टर पर एक वीडियो में बनाकर दे रहा हूँ जिसमें मैं 30 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। तो गाइस सभी लोग जमकर मेहनत करिए और इस बार बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल फोड़ना है।